हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स का बेहतरीन सा ज्योग्राफी का चैप्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इंडिया रिसोर्सेस एंड यूजेस। इसके 5 यूनिट्स होते हैं। 5 यूनिट्स के आज मैं एक क्लास में ही सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पानी वानी सब लेके बैठिए। टिफ़िन बॉक्स भी चाहिए तो ले लीजिए। थोड़ी लंबी क्लास होगी, ये 30 to 40 मिनट्स भी पहुंच सकता है। तो प्लीज़ आप लोग कॉपरेट कर सकते हैं। चलिए आप लोग की क्लास को शुरुआत करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि इसमें टीचर स्लाइड्स, मतलब मैंने जितने स्लाइड्स लगवाए हैं वो कितने स्लाइड्स है, चलो देख लेते हैं। सर वो 103 स्लाइड्स है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखा देता हूँ। देखो, ये देख सकते हैं आप लोग 1 2 3, मतलब 103 स्लाइड्स हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ना। तो 103 स्लाइड्स हैं आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि नोट्स कहाँ ले लें, ठीक है। नोट्स कहाँ ले सकते हैं, तो नोट्स आप सर ऐप पर ले सकते हैं। ऐप पर बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड हो रही है नोट्स। बहुत सारे बच्चे ने भी ज्वाइन किया है मेरे ऐप को। चलिए, तो ज्वाइन करने में लिए सर कितना फ़ी लगता है, तो फ़ी सर 0 रुपया लगता है, ठीक है। चलिए आप लोग फ्री में ले सकते हैं, इसका मतलब फ्री में, ठीक। चलिए अब बात कर ले कि इस ऐप की स्क्रीन पर नोट्स कैसे मिलते हैं। चलिए नोट्स आपको दिलवा देते हैं। तो यहाँ आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का, या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास, देख सकते हैं यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप गाइस आप लोग को बिना देरी किए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए पहला हम लोग का टॉपिक आता है कि आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने का है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग को, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे ना, उससे पहले भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव 63 से 65 क्वेश्चंस होने वाली है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से आज क्वेश्चंस को समझते हैं। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन इस क्लास का शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ने सिविक्स का शरत देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लगी हुई है, प्लीज़ जाइए, ट्रेंडिंग में अभी, चलिए जाइए और पहले इस वीडियो को देख के जाना,
ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होता है कि क्या बात होता है सर, विच कॉन्वेंशन 1968 में हुआ था हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है सिर्फ 2021 में नहीं बल्कि 2018 में भी आ चुका है ना। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1968। सर 1968 में तो एक ही कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम दिया था अमेरिकी कन्वेंशन, जो हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आंसर है, बहुत बढ़िया, आप लोग ने कमेंट किया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर वाज द सेकेंड अर्थ समिट हेल्ड। सेकेंड अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सेकेंड समिट जो है हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो पेरिस में हुआ था। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी कौन सा रिसोर्स है, ह्यूमनाइज्ड बिल्कुल नहीं सर, नॉन लिविंग बिल्कुल नहीं, रीन्यूएबल बिल्कुल हाँ सर, रीन्यूएबल ही तो है हमारा ये सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी कहाँ से आती है, सोलर, अच्छा रीन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब है, सोलर एनर्जी का क्या मतलब है, सोलर एनर्जी का क्या मतलब है, जो सन से एनर्जी प्राप्त हो, है ना। और इस सन से एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करते हैं, सन से, है ना, सन से। और सन किसका एनर्जी सर लेता है, हम लोग का, आवर एनर्जी की लेता है। तो हम लोग का एनर्जी जितना उसको देंगे वो हमको उतना ही सोलर एनर्जी देगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, नेक्स्ट स्लाइड बोले, विच इज द फ्लोइंग इज अ रिसोर्स फॉर ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सा रिसोर्स है, मैंने अभी बताया, रिप्लेनिसेबल नहीं, रिप्लेनिसेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन साइक्लिक, मैन मेड तो है ही नहीं सर, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें बायोडिग्रेडेबल कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया रिप्लेनिसेबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट। ये होता है सर 5 जून को, 5 जून को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। क्या करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। तो फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट जो वो कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो आप लोग इसको आंसर मार सकते हो। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है, तो इसमें आप लोग को बताना नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल, यानी कि हम लोग का रिन्यू नहीं हो रहा है। सोलर एनर्जी सर रिन्यू हो जाता है, फॉसिल फ्यूल नहीं रिन्यू होता है सर, यही तो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। स्टेप फार्मिंग इज प्रिवलेंट। अच्छा, स्टेप फार्मिंग कहाँ पर है, प्रिवलेंट का मतलब ये नहीं समझना कि ये बंद है, बंद मतलब नहीं होता इसका बंद नहीं होता है, मतलब इसका होता है कहाँ प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है। प्रचलित का मतलब समझते हो, फेमस, ठीक है। चलिए तो कहाँ पर है ये, हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका रहेगा वहीं पर स्टेप फार्मिंग होता है। स्टेप फार्मिंग का मतलब क्या है, ये सीढ़ी वाला फार्मिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब आर। तो क्या मेन कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारा डिफोरेस्टेशन जी बिल्कुल नहीं हुआ, डिफोरेस्टेशन नहीं होता है, वहाँ एक्सेसिव इरीगेशन होता है, सबसे ज़्यादा इरीगेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर। ब्लैक सॉइल सूटेबल कौन सा क्रॉप में है, तो सूटेबल वो हमारा सर सी से क्रॉप, सी से कॉटन, सी से क्रॉप, सी से कॉटन, तो आंसर मान लेना कॉटन, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का अदर नाम क्या है, तो ब्लैक सॉइल का अदर नाम है हमारा रेगर सॉइल, याद रखना, इसको भुलाना मत। ठीक है, विच केमिकल डिस्ट्रॉयज द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स। कौन सा
डिस्ट्रॉय कर देता है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉक्स का, मतलब फ्रॉक्स उससे फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो अपना जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाती। आप लोगों ने क्लास 10 में ही रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा, उससे भी बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए सिर्फ 14 दिन तो बहुत दूर बोल दिया मैंने, आपके लिए सिर्फ अभी भी 8 ही दिन बचे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी जोरदार करना और विलो एजुकेशन को और सब्सक्राइब करने में मदद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट द डेजर्ट सॉइल फाउंड, तो कौन सा स्टेट में डेजर्ट सॉइल फाउंड होती है? तो सर हम लोग का सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा डैम हमारा डैम कहाँ है इंडिया में? तो वो है हमारा सर हीराकुड डैम, और हीराकुड जो डैम है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखना। गोविंद सागर आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर इज रिलेटेड टू भाखरा नंगल डैम। ठीक है, चलिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लार्ज द एरिया, अच्छा ये डेट को काट दो, ठीक है, डेट कुछ नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लार्ज एरिया, तो हम लोग अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ इज कोल्ड, लिखा होगा अर्थ इज कोल्ड। ठीक है, तो अर्थ क्या कहलाता है हमारा सर? ब्लू प्लानेट, ब्लू प्लानेट। ठीक है, चलिए बी नंबर को टिक मार के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री, तो पूरी कंट्री में, यानी कि हमारी इंडिया की कंट्री में, दूसरी कंट्री में मत जाइएगा, इंडिया की कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? तो सर ये मासेंद्रा में होती है। सर ये तो 9 का क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बर्न प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, क्या बोल रहा है? यानी कि क्या परसेंटेज है बर्न प्रेजेंट, है ना? तो ये बर्न जो है ये बर्न नहीं है सर, बर्न मतलब यहाँ पर हम लोग का होगा वाटर। ठीक है, तो जरा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है ना, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आप लोग कोऑपरेट कर सकते हैं इसको। वाटर प्रेजेंट हमारी एनिमल्स में कितनी होती है? तो सर आंसर मार सकते हैं आप लोग 65% को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट फ्रॉम विच स्टेट्स, तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु कॉल्ड द कंट्री डैम्स इज द टेम्पल ऑफ इंडिया। अच्छा, टेम्पल ऑफ इंडिया को किसने कहा था? सर जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, पंडित नेहरू, नेहर लिखा है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, नेहरू, क्या कर लोगे? नेहरू। ठीक, चलिए, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड प्रोजेक्ट सिचुएटेड, तो कौन सा रिवर में हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी सिचुएटेड है? कौन सा रिवर में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अच्छा, तो पहले ये बता दीजिए हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ पर है सर? तो ये उड़ीसा में, और कहाँ सिचुएटेड है? तो सर ये महानदी में सिचुएटेड है। कहाँ पर है? महानदी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वॉयर इन इंडिया इज, क्या बोल रहा है सर? सबसे लंबा मैन मेड रिजर्वॉयर यानी कि वैली, रिजर्वॉयर मतलब वैली बोल सकते हैं आप लोग, डैम बोल सकते हैं सब। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा मैन-मेड रिजर्वॉयर है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच एलिमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव वाटर एक्सप्लॉइटेशन इन बिहार, तो कौन सा एलिमेंट का कंसंट्रेशन होता है जो इंक्रीज कर देता है एक्सेसिव वाटर एक्सप्लॉइटेशन इन बिहार? तो हमारा आर्सेनिक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका याद रखना, बिहार किससे शुरू होता है सर? बी से ऐसा क्वेश्चन आएगा था, बी से पहले क्या होता है? ए से आर्सेनिक। ठीक है, कौन सा केमिकल का नाम है? आर्सेनिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा स्टेट का है? तो वो आंसर बताइए प्लीज, एमपी, यूपी, कर्नाटक, केरला। तो इसका आंसर आप लोग जरूर दे दिए होंगे, चलिए आई होप। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, के आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का फादर किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरी सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है,
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? सर पीकॉक है। बच्चा लोग क्वेश्चन है सर पीकॉक है तो मारो पीकॉक को और आंसर बोलो। अगर ये 2023 में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, मजा आ लोगे ना। चले, एक नंबर तो आपका पक्का रहेगा। फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मैनेजमेंट इनटू हाउ मेनी क्लासेस इज ट्रीट, तो ये जो है इन 3 क्लासेस में बटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनजीओ जो है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट्री कितनी एकड़ की ज़मीन, हेक्टेयर की ज़मीन कवर करती है फॉरेस्ट से, तो हम लोग कब बता सकते हैं इसमें 400 करोड़, सॉरी इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इंडिया इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, तो हम लोग इसको टाइगर के लिए फेमस रखते हैं, ठीक है। जो फ्लोइंग एनिमल्स इज फाउंड ओनली इन इंडिया, भारत में कौन सा जानवर है ऐसा जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, इंडिया में ही पाई जाती है, तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, हेल, टोटोटॉइज। सर आप लोग बोलेंगे हेल है, सर हेल नहीं है, मैं तो बोलूँ हेल नहीं है, तो फिर क्या है सर, हेल नहीं है तो फिर क्या है, तो आपका आंसर है क्रोकोडाइल। सिर्फ क्रोकोडाइल इंडिया में ही पाई जाती है और अभी ये एक्सटिंक्ट होने में से कगार पर आ गई है, बोले तो इंडेंजर्ड, बोले तो इंडेंजर्ड, ठीक है। चले, वेयर इज गिर नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल मतलब गिर गिर गया कहाँ, गुजरात में। कहाँ गिर गया, गुजरात में, याद रखना गिर गया मतलब गुजरात, गुजरात आंसर, ठीक है। चलिए, वेयर इज नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो नंदा से नंद, नंद, नंदा देवी से नंद, नंद 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 से आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो, नंद गया यूके, नंद गया यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। चले, कोडरमा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स, कोडरमा जो है किससे रिलेटेड है, तो वो मीका से है, ठीक है। चलिए, आयरन और जो है वो कैसा रिसोर्सेज है, मैनमेड, बायोलॉजिकल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जल्दी से इसका आंसर जवाब दीजिए, ये मैं आपके पास छोड़ देता हूँ। विच इज़ द लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया वो है हमारा उड़ीसा, ठीक है। क्या है, उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच मिनरल इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, सर इसका इतना इजी क्वेश्चन, आयरन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन रिच मिनरल, तो आयरन रिच मिनरल का कौन सा एग्जाम्पल सही है सर, बॉक्साइट। क्या बॉक्साइट मैंने सही मारा, हम लोग का एक सर सही है लेकिन यह सही नहीं है मैं बोले तो सर आप लोग पूछोगे कि क्या है इसका आंसर सही, फिर तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अल्युमिनियम में होता है सर ये, ठीक है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था पीछे, उसका जवाब होप आप लोग ने सही दिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चंस का इसका आंसर सही दे देता हूँ, नॉन रिन्यूएबल इसका आंसर होगा, क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक एल्यूमिनियम, तो मैंने बताया ना बॉक्साइट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर, ब्रास इज मेड फ्रॉम, ब्रास किससे बना है सर, बोथ कॉपर एंड जिंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैग्नीशियम मेकिंग 1 टन ऑफ स्टील, ये 1 टन स्टील बनने में सर 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है। मैथ है यहाँ पर क्या, नहीं सर मैथ नहीं है, ये एसएसटी चल रही है, एसएसटी चल रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच मिनरल इज डिफिशिएंट इन इंडिया, डिफिशिएंट बोले तो बहुत ज़्यादा, आयरन, ठीक है। द स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट दैट इज आवर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मिनरल, ऑर्गेनिक मिनरल क्योंकि बात करना है यहाँ, ऑर्गेनिक का मतलब क्या समझे सर, ऑर्गेनिक का मतलब, ऑर्गेनिक बोले तो ऑर्गेनिक आपका मतलब समझ में आ गया होगा सर, ऑर्गेनिक में तो केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री है ना, आप लोग अंदाजा यहाँ लगा सकते हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी पढ़े होंगे, और केमिस्ट्री में सर ऑर्गेनिक तो हमारे एक ही चीज़ है, कार्बन नहीं है क्या, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, कार्बन सही है। तो कार्बन, अच्छा कार्बन कौन है, कोल, कोल कहाँ है, अरे ये रहा सर, मारो टिक, आंसर आगे बढ़ो। स्टेट इज द, अरे करवाए ना मतलब, नहीं वही आ गया ना। अच्छा इसका आंसर जो है ना वेस्ट बंगाल नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल नहीं होगा इसका आंसर, उड़ीसा होगा, क्या होगा, उड़ीसा, ठीक मान लो इसको बढ़िया से। और इसका आंसर भी आयरन नहीं होगा, ठीक है, आयरन नहीं होगा, लीड होगा, ठीक।
एक बार देख लेना इसको, ठीक है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन, नेचुरल गैस कहाँ फाइंड होता है, तो इसको बता देना आप लोग, ठीक। चले, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन एशिया? तारापुरा, तारापुर, ठीक है, तारापुर हमारा एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, तो हमारा डिगबोई जो है ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है, इंडिया का पहला ऑयल, ठीक है। विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल, तो बेस्ट टाइप ऑफ कोल हमारा एंथ्रासाइट है, और सबसे खराब है हमारा पीट बेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्ट टाइप ऑफ कोल, भाई साहब पीट, अभी तो मैंने बताया। The major producer of coal in India is major producer of coal in India, हमारा झारखंड है सर, ठीक है, बिहार के बगल झारखंड। हीराकुड डैम इज उड़ीसा, इन तारापुर इज पावर स्टेशन इन महाराष्ट्र, ठीक है। अगर कुछ आप लोगों को गलती लग रहा है कि सर आपने ये क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उससे समझूंगा कि आप उस मेरे क्लास पर पूरी ध्यान दे रहे हो, और मैं आपको बहुत अच्छा मार्क भी करूंगा। चलिए कोई नहीं, इसको कमेंट को करना अगर मैं गलत हूँ तो। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? सर ये पता नहीं क्या पूछ रहा है हमसे, तो समझ में नहीं आ रहा, बेटा समझ में आएगा। सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, तो राजस्थान में, राजस्थान में डेजर्ट है सर, सोलर एनर्जी वहाँ से यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व इन इंडिया? डिगबोई, ठीक है। व्हाट इज मेनली फाउंड इन झारिया रीजन ऑफ झारखंड? झारिया रीजन ऑफ झारखंड में क्या बनता है सर? कोयला बनता है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्या नाम है, यूरेनियम, जादूगोड़ा झारखंड में, ठीक है। एट विच प्लेस इन इंडिया हैज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तारापुर, ठीक है। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरीज? 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? कौन सा फ्लो है, ये जो है नीचे में आपका फॉसिल फ्यूल है, तो कौन सा चीज़ है सर फॉसिल फ्यूल? मैं बता दूं, ऑल ऑफ दिस, ठीक। विन विच स्टेट मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? कौन सा स्टेट में मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है? जल्दी से इसका आंसर जवाब दीजिए। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जल्दी से इसका आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस्टेब्लिश इन इंडिया? दार्जिलिंग, ठीक। चलिए इसका आंसर मैं बता दूंगा, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सर हमने 63 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है ऑब्जेक्टिव। अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला बात, संसाधन को परिभाषित करिए, यानी कि डिफाइन रिसोर्स। डिफाइन रिसोर्स, जो थिंग्स हमारी यूजफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो हमारा रिसोर्स कह रहा है। हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, स्क्रीन यूज कर रहे हैं, सारा चीज़ जो है हमारा रिसोर्सेज कहला रहा है। जो हमें यूजफुल लग रही है वो चीज़ें हमें रिसोर्सेज कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल दोज थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन? हम लोग रिसोर्स को कंजर्व क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। लेकिन अभी का जो टाइम है ना, वो रिसोर्सेज का गोल्डन टाइम है। कुछ आने वाले समय में ये गोल्डन से हमारी सिल्वर में चल जाएगी, और सिल्वर से डायरेक्ट ब्रोंज में, और वहाँ से एक्सटेंट हो जाएगी ये रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारी मैनमेड की रिसोर्सेज कहलाएगी वो बाद में यूज़ होगी इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब क्या, हम लोग पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, और जिसके कारण से रिसोर्स जो है वो एक एग्जॉशन के वर्ड्स में चली जाएगी। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? याद रखना, जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर भी उसमें इवॉल्व होती है, उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। याद रखना, बहुत बार पूछा भी गया। विच मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड यूजफुल इन द एरिया प्रोन टू विंड इरोजन? बोले तो सॉइल इरोजन। इन एरियाज प्रोन टू विंड इरोजन स्ट्रिप फार्मिंग इज कंसिडर्ड यूजफुल, क्योंकि विंड इरोजन से आपका सॉइल जो है बर्बाद हो, सॉरी
फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण से स्ट्रिप फार्मिंग को यूज किया जाता है। दिस एग्रीकल्चर इज डन बाय डेवलपिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है, मेंशन द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे रॉक। ठीक है, सबसे पहले रॉक से बन सकती है, क्लाइमेट चेंज से होने से बन सकती है सॉइल फॉर्मेशन, मिनरल पार्टिकल्स और वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर, टाइम लगती है उसमें, ये सब हमारी फैक्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। नेम द स्टेट्स हैविंग एक्सपेंस ऑफ अलुवियल सॉइल व्हिच क्रॉप्स आर इन दिस सॉइल्स। तो कौन से स्टेट्स हैं वो अलुवियल सॉइल में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये ऐसे याद रखते हैं, BUPAMP। ओके, ऐसा नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, पहले हम लोग याद रखेंगे ABUPMP। ABUPMP यानी कि अलुवियल सॉइल, ABUPMP यानी कि हमारा ए से बोले तो असम, बी से बोले तो बिहार, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, MP बोले तो मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। आप लोग इतना नहीं भी लिखोगे चलेगा। क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा ग्रोन इन द अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल से आप क्या समझते हैं, कौन से क्रॉप, फिर से वही सवाल, शुगर कैन, रीस, वाइट, ये सब लिख सकते हो। और जो सॉइल जो है रिवर के द्वारा आती है, पानी के द्वारा, ठीक है, उसके हम लोग अलुवियल सॉइल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बंगर सॉइल। खादर सॉइल क्या है, बंगर सॉइल क्या है। इसमें जो न्यू अलुवियल सॉइल होती है उसे खादर सॉइल करते हैं, और ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है यानी कि उपजाऊ होती है। ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम लोग बंगर कहते हैं, और ये जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है। क्रॉप रोटेशन जो है हेल्पफुल है सॉइल कंजर्वेशन में। कंजर्वेशन मतलब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन क्रॉप रोटेशन में क्यों कैसे हेल्पफुल होते हैं ये आपको बताना है। इन क्रॉप रोटेशन जो होता है ना, पल्स क्रॉप प्लांटेड होती है। ठीक है, फूड क्रॉप्स, 2 फूड क्रॉप्स लगते हैं उसमें, पल्स क्रॉप यानी कि दाल प्लांट होती है उसमें। उसके बाद जो नाइट्रोजन निकलती है सॉइल का वो मेंटेन होती है क्रॉप से। कौन से क्रॉप से, पल्सेस से, जिसके कारण से सॉइल प्रोटेक्ट होता है ना। दस क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है। मैंने पिछले साल से निकाला है तो मैंने बहुत सारा देखा। तो आप लोग अगर इसे याद कर लें तो हो सके 2023 में आ जाए, ये आप लोग लिख दो। इन क्रॉप रोटेशन, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, इन क्रॉप रोटेशन अ पल्स क्रॉप इज प्लांटेड बिटवीन 2 क्रॉप्स, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज मेंटेन्ड बाय द पल्स क्रॉप्स ड्यू टू which the soil is protected, और thus we can see crop rotation जो है हेल्पफुल करती है सॉइल कंजर्वेशन में। ठीक है, मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्या एडवांटेज हो सकती है, सबसे पहले तो फ्लड कंट्रोल हो सकती है, पावर जनरेट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 3 रीजन्स बताना है पॉल्यूशन और रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम लोग का वेस्ट जो है फैक्ट्रीज ऑफ रिवर्स का नहीं जाना चाहिए। उसके बाद गार्बेज है ना, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स नहीं जाना चाहिए, और थ्रोइंग डेड एनिमल्स इन द रिवर्स, इस सबको रोक लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये तो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद से कर भी सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिवर वैली प्रोजेक्ट का, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन का। ठीक है, उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर सप्लाइंग बोल सकते हैं आप लोग, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिशरीज, फ्लड कंट्रोल, फिशरीज बोले तो मछुआरे को पकड़ने के लिए आसानी, टूरिज्म, यहाँ पर टूरिज्म भी आते हैं जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाइज फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल। हम लोग को बैलेंस करने के लिए इन्वायरमेंट में नेसेसरी होती है 33 फॉरेस्ट इन एनी एरिया, यानी कि एक एरिया में 100% लैंड होना नहीं चाहिए, 33% हमारा होना चाहिए। ठीक है, क्या फॉरेस्ट, humans and other organisms take oxygen through the forest and the carbon dioxide gas released by us is taken by the forest, that is important for the environment। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, व्हाट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है 1972 में स्टार्ट हुआ था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का। सुंदरलाल बहुगुणा थे इसके फाउंडर। ठीक है, इन दिस मूवमेंट जो लोकल पीपल थे वो अपोजिंग द कटिंग ऑफ द ट्री बाय स्टिकिंग, चिपक गए थे किससे, पेड़ से, है ना। डिसिडियस फॉरेस्ट के 4 पेड़ के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं मैंगो, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट बोले तो आप लोग, हम लोग का बोलचाल भाषा में इसको कटहल बोल जाता है, कटहल बोला जाता है। पपाया बोले तो पपीता, जामुन बोले तो जामुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मिनरल। मिनरल को डिफाइन करिए। जो सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉल्ड मिनरल्स। और हम भी ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए
और तो यहाँ पर ही आप लोग यही लिखना, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। डिफिनाइट केमिकल कंबशन एंड स्पेसिफिक इंटरनल, है ना। चलिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल्स। तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ मिनरल्स क्या मतलब है कि नॉन रिन्यूएबल जो है वो हमारा क्वांटिटी में लिमिटेड है, जिसके कारण से हमें कंजर्वेशन करना होगा। और मिनरल्स जो है उसको मैनेज ऐसे कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिनरल जुडिशियली, बोले तो, है ना, यूज़ करने से मेंटेनली, है ना। एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। फाइंडिंग चीप सब्स्टिट्यूट्स दो द मिनरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेम्स लिखना है मेन आयरन ओर का माइनिंग सेंटर्स ऑफ झारखंड, ठीक है। तो सबसे पहले वेस्टर्न झारखंड एंड ईस्टर्न शिवम, पलामू, धनबाद। नहीं, ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। थ्रो लाइट ऑन द यूज ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज जो है इज़ यूज्ड इन मेकिंग इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन, बैटरी, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारी चीज़ में हमारा मैग्नीज जो होता है यूज में होता है, ठीक है। नेम ऑफ आयरन और क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, है ना। 5 4 है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेररस एंड नॉन फेररस मिनरल्स। फेररस मिनरल्स और नॉन फेररस मिनरल्स में आपको समझाना है। तो फेररस जो मिनरल होते हैं जिसमें आयरन मिनरल्स रिच होती है उसमें फेररस मिनरल्स कहते हैं, और आयरन मिनरल जिसमें कम होती वो नॉन फेररस मिनरल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लीड, बॉक्साइट, टीन, एक्सेट्रा, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो कोल का यहाँ एंथ्रासाइट होगा, ठीक है, एडेसाइट नहीं, एंथ्रासाइट होगा, एंथ्रासाइट, ठीक। और यहाँ पीट होगा, क्या होगा, पीट, ठीक। बाइटोमिनस, टिमनाइट, ठीक है। रेट द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज जो हैं वो सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी को होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। चले, सोलर एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हमारा सन रेज जो होता है वो एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, देन सोलर एनर्जी प्रोड्यूस इन दैट सोलर पैनल, ओके। विच आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से क्या क्या बन सकता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन, आर्टिफिशियल रबर और एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइज पेट्रोलियम मोर इम्पोर्टेंट देन कॉयल। इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोल इज मोर देन कॉयल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजन से पढ़ लो। तो इसके द रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर मोर देन द रिजर्व्स ऑफ कॉयल, ये तो पूछना है ना। पेट्रोलियम जो है हैज़ द एबिलिटी टू गिव पावर मोर देन एनी अदर। कोल बहुत धीरे धीरे काम करता है, पेट्रोलियम तुरंत काम कर देता है। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इज चीपर देन कोल। कोल को मतलब भारी मात्रा में यूज़ करने में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट लगता है, लेकिन पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसको ले जाने में ईजी होते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल्स। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, एंटीसुनी में होता है, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 कोल फील्ड्स ऑफ गोंडवाना ग्रुप। तो गोंडवाना ग्रुप का झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 4 लिखना था ना, लगता है एक छूट गया, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा। गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सन, विंड, टाइड, वेव, एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करती है, जैसे इरिगेशन हो गया, पावर जनरेशन का काम, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फिशरीज, पर्थीन, एक्सेट्रा, ठीक है। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो चुकी है ख़त्म। अब हम लोग आ चुके हैं अंतिम कगार पर, जिसमें है सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमारे, 2 क्वेश्चंस ओनली, 2 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, चिंता ना करना। चलिए चलते हैं। राइट 4 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो 4 फैक्टर्स लिखना है कि वाइल्ड लाइफ का डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला तो हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम लोग हंटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पीपल लोग जो है किल कर रहे हैं हमारे एनिमल्स को, क्योंकि सम मनी के लिए, कुछ तुच्छ है पैसों के लिए। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फॉरेस्ट गोन। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा सर, नेचुरल हैबिटेट कहाँ से आएगा, उड़ के आएगा क्या। फायर इन द फॉरेस्ट, आग लग जाती है कभी कभी, है ना, आग फॉरेस्ट में, जिसके कारण से हमारा नेचुरल और ह्यूमन रीजन्स के भी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वाई इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस। जैव विविधता क्या है, और ये हमारा
इम्पॉर्टेंट क्यों है ह्यूमंस के, चले मैं बता देता हूँ एकदम सिंपल ही लैंग्वेज में। बायोडिवर्सिटी जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक ही रीजन में, जिसके कारण से डाइवर्सिटी हम लोग को करनी पड़ती है। ये हमारे इंडिया में 47,000 सब स्पेसीज है फ्लोरा के, और 49,000 है एनिमल्स हमारे इंडिया में, ठीक है, जो हमारा प्राइसलेस है ऑन आवर अर्थ। These creatures have been part of our cultural life for centuries and the economic sector has been playing an important role। तो जिसमें से इकोनॉमिक सेक्टर हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे डेकोरेशन फॉर इकोलॉजी, और इकोलॉजी का डेकोरेशन भी होता है, ठीक है। डीज क्रिएचर्स जो है हमारे मेंटेनिंग करते हैं इन्वायरमेंट बैलेंस को, जिसके कारण से फॉरेस्ट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है ह्यूमन लाइफ को, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और इट इज़ आल्सो वेरी फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि बैलेंस करती है हमारी इकोलॉजी को, और इकोलॉजी को बैलेंस करना मतलब हमारी ह्यूमन्स को क्या, पूरी दुनिया में जितनी स्पेसीज के सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होना, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बात सुन लो, चैप्टर आउटलाइन देख लो। नेक्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। देख लेना क्या है उसमें, हम देख के आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम बता दें आपको कि आज की क्लास हुई है पूरी 37 या 38 मिनट्स की हुई होगी, तो मैंने बोला था 30 to 40 मिनट्स की होगी, तो उसी के बीच में हुई है। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।